welcome to the extra class English. So class 12 students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 20 important questions जो कि बहुत ही ज़्यादा important है from exam point of view. अब इससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने सारी के सारे चैप्टर की जो वीडियोस हैं या जो समरी है वो देख ली अच्छी तरीके से. अब जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले जाकर उनको देखें, एंड जिनके पास टाइम कम है, जिन्हें लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और रिवाइज जल्दी करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें मैंने हर एक चैप्टर का जो क्रक्स है, जो थीम है, उसको डिस्कस करा है. तो वो जाके देख लें एंड फिर इस वीडियो को देखें. ठीक है, अब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द समरी. तो शुरू करते हैं विद 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दोनों बुक्स से, फ्लेमिंगो से भी और विस्तार से भी. लेट्स स्टार्ट. तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स दोनों ही हैं. तो जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों के लिए ही हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, How did Dr. Sadao rise above the narrow prejudices of race and country to help a human being in need? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये इस चैप्टर की थीम के अराउंड रिवॉल्व करता है, द एनिमी के. तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सदाओ के बारे में बताना है कि भाई डॉक्टर सदाओ किस तरीके के इंसान थे, कैरेक्टर स्केच उनका थोड़ा सा बता देना, एंड फिर यहाँ पे बताना कि हाँ उस टाइम पे ऑल्दो जापान एंड अमेरिका दोनों एनिमीज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प करी और ये सोचा कि नहीं, कि उनके लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है. ठीक है, बाकी सारी तो हम डिटेल में कर ही चुके हैं समरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. When did Tiger King stand in danger of losing his kingdom? How was he able to avert the danger? बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम्स में. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि किस तरीके से जो टाइगर किंग है, जब उनको एक तरीके से वहाँ पे एक ब्रिटिशर जो थे वो आए थे, वो चाहते थे कि वो टाइगर हंट करें और उसके साथ एक फ़ोटो जो है वो क्लिक करवाएं. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे टाइगर किंग ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से परमिशन दे देंगे उनको तो बाकी सारे भी ऐसे ही करेंगे, और अगर बाकी सारे टाइगर हंट करने लग गए तो उनके लिए टाइगर्स बचेंगे ही नहीं और वो अपने फेट को डिफीट नहीं कर पाएंगे. तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना और किस तरीके से इस डेंजर से बाहर निकले कि भाई उनकी जो वाइफ है उनको जो रिंग्स जो है वो भेज दी थी. तो यहाँ पे बिल तो बहुत आया उन रिंग्स का, लेकिन उनका जो किंगडम था, जो थ्रोन थी, वो बच गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? तो यहाँ पे नया चैप्टर आपका जो इंक्लूडेड है ये जर्नी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अर्थ, इसी से है. तो यहाँ पे आपको लिखना है कि उनके रीज़न क्या था, वो क्यों हाई स्कूल के बच्चों को ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग क्या है, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं. तो यही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी, Why is Antarctica the place to go to understand the Earth's present, past and future? भाई ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जाके पता चलता है कि किस तरीके से जब हम आइस शीट्स को या ग्लेशियर्स को मेल्ट होते हुए देखते हैं तो हमें समझ आता है कि कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे मेल्ट हो रहे हैं, एंड अगर यही कंडीशन रही तो किस तरीके से फ्यूचर भी है वो हो सकता है. एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लिखना आपको. नेक्स्ट है, What makes Jack being caught in the ugly middle position? Should wizard hit the mommy का क्वेश्चन है ये. यहाँ पे आपको लिखना है कि जैक जो है, जैसे ही वो जो को कहानी सुना के वापस आते हैं, नीचे आके अपनी वाइफ को देखते हैं, तो वो एक बहुत ही अगली कंडीशन में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि वो अपनी वाइफ की मदद करते हैं, लेकिन जो के जो क्वेश्चंस थे उनको बहुत तंग कर रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे, तो वो इरिटेट हो गए थे एंड वो अपनी वाइफ की भी मदद नहीं कर पाए. तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अगली कंडीशन में फंस चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन? लास्ट फ्रेंच लेसन वाले दिन स्कूल का एटमॉस्फेयर यूजुअल डेज से कैसे डिफरेंट था? यहाँ पे आप लिखोगे पहले कि यूजुअल डेज पे कैसा था. बहुत ज़्यादा शोर होता था, हसल बसल होती थी, सो ही काउंटेड ऑन कमोशन क्लास के अंदर जाने के लिए. बाहर तक आवाज़ सुनाई देती थी स्ट्रीट में, बच्चों की आवाज़, बच्चों की बात करने की. लेकिन इस दिन क्या हुआ, इस दिन सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट थी. जैसे कि विलेजर्स लास्ट सीट पे बैठे थे, बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट्स पे बैठे थे, मिस्टर हैमल ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखना. स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह शांत था. नेक्स्ट क्वेश्चन, The bangle makers of Firozabad make beautiful bangles and make everyone happy, but they live and die in squalor. Elaborate. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अगेन थीम से रिलेटेड है आपका चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि भाई बेसिकली हुआ क्या कि जो बैंगल मेकर्स थे फिरोज़ाबाद में, उनकी खुद की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है. उनके घर प्रॉपर नहीं है एंड बहुत टाइम से वो बहुत ही डल, बहुत ही डिम, बहुत ही डिंजी हाउसेज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं.
हैं, इलीगली बच्चों से भी काम करवा रहे हैं, तो उनकी लाइफ जो है अपने आप में इतनी डल है, वाइल दूसरे जब उनकी बनी हुई कलरफुल बैंगल्स पहनते हैं तो उनकी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब एंड वाई। लॉस्ट स्प्रिंग से ही है ये भी। यहाँ पे आपको लिखना है मुकेश का एटीट्यूड इसीलिए डिफरेंट था कि भाई मुकेश अपनी भी इन सारी सिचुएशंस में जिसमें वो कॉट था, जिसमें वो इन्वॉल्व था, उसमें भी वो अपनी जो ड्रीम है उसको गिव अप नहीं करता। वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है तो मैं बन के ही रहूँगा, मैं गाड़ी जो है वो भी चलाना सीखूंगा ही सीखूंगा। वहीं अगर हम साहिब की बात करते हैं तो साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, ठीक है, साहिब अब एक टी स्टॉल पे काम करता है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. How does the presence of the village elders in the classroom and Mr. Hamill's last lesson show their love for it? तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से ऑथर ने इस चैप्टर के थ्रू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज को सामने रखा है, इसका मैसेज जो है कन्वे किया है। एंड विलेज एल्डर्स जो पीछे आके बैठे थे क्लास में, उनका एक तरीका था अपनी लैंग्वेज को ऑनर करने का, क्योंकि वो गिल्टी थे कि इतने टाइम से उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज को और सीखा नहीं, अपनी लैंग्वेज को ग्रांटेड लिया, और वो यहाँ पे आकर एक तरीके से ऑनर करना चाहते थे मिस्टर हैमिल को उनकी 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम मिस्टर हैमिल की बात करें तो मिस्टर हैमिल चाहते थे कि वो अपना बेस्ट दिखें एंड जितना उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में पता था वो सब डिलीवर करें सारे बच्चों को, क्योंकि ये लास्ट फ्रेंच लेसन था और उन्हें अपना ये जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, अपनी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे था, इंडिगो चैप्टर से है ये, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स जो हैं वो इनिशिएट करे, किस तरीके से उनका पॉलिटिकल व्यू जो था वो सामने आया यहाँ पे कि वो बेसिकली डील करते हैं लोगों की डे टू डे बेसिक लाइफ प्रॉब्लम से। एंड इसीलिए शायद कहीं ना कहीं उनके लिए टर्निंग पॉइंट इसीलिए भी था क्योंकि जब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट बार डिसोबे किया था तो एक तरीके से उनका ये फर्स्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने समन जो था उसको कहा था, या जो वहाँ पे मैसेंजर आया था सुपरिटेंडेंट का उनको बोलने के लिए कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, गांधी जी ने उसको डिसोबे किया था। तो इस तरीके से उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनकी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया था। तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं, रिफॉर्म्स एंड स्ट्रगल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दो द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण रिसीव्ड ओनली 1/4 ऑफ द कंपनसेशन, हाउ कैन द चंपारण स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड एज ह्यूज सक्सेस एंड विक्ट्री। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का मतलब इतना सा है कि भाई डिस्पाइट द फैक्ट इनको 1/4 ही कॉम्पनसेशन मिली सब लोगों को, या फिर उनको सिर्फ 25% पे ही उनको एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये ह्यूज विक्ट्री क्यों थी? मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था समरी में कि क्यों, क्योंकि गांधी जी कह रहे थे यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं करता, यहाँ पे ये मैटर करता है कि ब्रिटिशर्स ने इस लेवल पे आके नेगोशिएट किया, ब्रिटिशर्स ने अपना पार्ट ऑफ प्रेस्टीज जो था वो सामने ला के रखा। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आता है, Jhansi is just as old as Sophie, but she is very different from her. Bring out the contrast between the two friends, citing relevant instances from the story going places. तो ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ सकते हैं आपको, जहाँ पे आपको सोफी और जानसी के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिक, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है आपको बताना है, जो मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ समरीज में, कि किस तरीके से जो सोफ़ी है वो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में खोई रहती है, फैंटेसी वर्ल्ड में, और जैंसी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इस तरीके से आपको इन दोनों के बारे में लिखना है। हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार समरी भी देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपका जो चैप्टर है इंक्लूड हुआ था एंड ये न्यूली इंक्लूडेड चैप्टर्स में से है, इसीलिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे कि इसीलिए हमें ऐसा लगता है
या आप इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आपको इसको येस लिखना है या नो लिखना है। आप इसमें येस लिखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली में उसका ये मीडियम ऑफ एस्केप नहीं था, एक्चुअली में ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट कर रही थी। तो आप लिखोगे कि किस तरीके से उसने एग्जाम्पल्स दिए जगह के कि ये चीज़ें हुई, एंड देन फाइनली जब सैम से लेटर आता है तो हमें इस बात की पक्की श्योरिटी मिल जाती है कि नहीं भाई, ये जो जगह थी ये सिर्फ उसकी एक एस्केप माइंड जो था उसको एस्केप नहीं कर रहा था, एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये आपको अपनी तरफ से डिफाइन करके लिखना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, The walls of classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with doom, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? Now I'm pretty sure आप लोगों को पता होगा, आपने अच्छे से अगर वीडियो देखी है तो ये कौन सी पोएम में से है? An elementary school classroom in a slum. तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, लेकिन क्या आया? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो इसको किस तरीके से आंसर करोगे? जिस तरीके से उस स्टैंजा को आप पैराफ्रेज करोगे या अंडरस्टैंड करोगे। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई किस तरीके से जो पेंटिंग्स वगैरह थी ब्यूटीफुल वैलीज की, वो सारी एक्चुअली इन बच्चों के लिए एक तरीके से उनको बहका रही थी। क्यों? बिकॉज उनका वर्ल्ड तो वो है जो उनकी विंडो के बाहर है, और विंडो के बाहर कितना स्लम है, किस तरीके की जो कंडीशन है वो ही इन बच्चों का रियल वर्ल्ड है। ये जो मैप है इन बच्चों को एक तरीके से चिढ़ा रहा है। ये जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, पेंटिंग्स हैं, ये विकेड इसीलिए है क्योंकि ये जो बच्चे इनको देख के टेम्प्ट होते हैं एंड देन फिर वो कुछ गलत कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जो बच्चे हैं इनकी गलती नहीं है। ये गलती किसकी है? जिन्होंने ये ब्यूटीफुल चीज़ें लगा रखी हैं वॉल पे, क्योंकि ये इन बच्चों की लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनकी लाइफ वो है जो इनको बाहर नज़र आती है। सो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the parting words of the poet and her smile signify? तो parting words of the poet and smile signify कौन सी पोएम का है ये? My Mother at 66 by कमला दास। Don't forget, हमेशा 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 पोएट के नाम जो है आपको याद होने चाहिए करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो My Mother at 66 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वो पूछते हैं कि पार्टिंग वर्ड्स क्या थे? See you soon अम्मा, एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो तीनों के मतलब जो है आपको पता ही है कि भाई एक शी वॉन्टेड टू कीप अ ब्रेव फ्रंट, देन वो नहीं चाहती थी उनकी मदर को पता चले कि वो किस तरीके से फील कर रही हैं, एंड थर्ड की होप थी कि नेक्स्ट टाइम भी अपनी मदर को वो देखेंगी। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को डिफाइन करोगे। वीडियो में मैंने आपको बता ही रखा है, आप जाके देख सकते हो कि इसको और डिटेल में आपको कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Describe the intersection of time and space in the story, the third level. The third level, first chapter है आपका, newly included. तो इसमें आप क्या लिखोगे कि किस किस जगह पे टाइम एंड स्पेस की इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो इंस्टेंसेस बताते हैं कि कैसे उन्हें लगा कि वो पास्ट में चले गए, ठीक है, फिर वहाँ पे करेंसी से उनको पता चला कि हाँ ये इस टाइम पे नहीं है, या जो न्यूज़पेपर है। तो छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस यहाँ पे बुक में गिवन है कि वहाँ के टाइम, वहाँ का ड्रेसअप वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप मेंशन करोगे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये जो चैप्टर है ये स्विंग करता है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो इन दोनों को आप मेंशन करोगे। छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस हैं इसमें मैं आपको डिटेल में बताए हैं उनको लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ सुबू, पोएट्स एंड पैनकेक। सुबू के बारे में लिखोगे। नंबर 2 कहा जाता था उसको ऑफ जेमिनाई स्टूडियो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। सेट पे जब वो होता था तो कैसा लोगों को लगता था कि सारे के सारे जो सीन्स हैं उनको परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके से एक सीन को परफॉर्म करने के लिए आइडियाज़ जो थे वो देते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज MRA एंड व्हाई डिड इट विजिट द जेमिनाई स्टूडियो? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, इनका मतलब क्या था? एंटी कम्युनिस्ट जो थॉट्स थे या आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड करना था, इसलिए वो जेमिनाई स्टूडियो में आए थे। जेमिनाई स्टूडियो में इसलिए आए थे क्योंकि जेमिनाई स्टूडियो क्या था? बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, है ना, इसीलिए। तो यही लिखोगे इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, डिड अम्बेर्तो इको कंसिडर हिमसेल्फ अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि अम्बेर्तो इको कौन सा चैप्टर है? द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू से है ये क्वेश्चन, जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि जो अम्बेर्तो इको थे वो अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं, फिर नॉवेलिस्ट। और वो क्यों? वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसा प्रोफेसर हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता है। यूजुअली वो अपना जो काम करते थे वो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में, वो बुक क्लब्स वगैरह में नहीं जाते थे, स्टोरी रीडिंग क्लब्स वगैरह में नहीं जाते थे, एंड इसीलिए वो अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं एंड देन वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट मानते हैं। तो यही थे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आई एम वेरी श्योर इसमें से क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली आएंगे।
नए जो चैप्टर्स हैं उनके इंक्लूडेड क्वेश्चंस वो आपको बता चुकी हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना। मैं आपको उन सब क्वेश्चन की ब्रीफ आइडिया दे चुकी हूँ कि क्या क्या लिखना है, किस तरीके से। उसके बाद अगर आपको उनको और डिटेल में लिखना है तो उसके लिए आप समरी देख लेना या नोट्स देख लेना, एक्स्ट्रा क्लास ऐप पे जो अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपको इन डिटेल मिल जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। बट मेन आइडिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं वो बता दिए। अब देखो, इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वही हम देखते हैं पोएम में से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आया, लेकिन उसमें से भी एक थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल का हमने जो क्वेश्चन देखा। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। सो ध्यान से उनको पढ़ना एंड अपने जो नोट्स हैं और जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना और सुन लेना। So that's all for this video. इस वीडियो में हमने करे 20 important questions जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, both from Flamingo and Vistas. Now I'm pretty sure आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी क्योंकि आपने रिवाइज भी कर लिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको पता चल गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप लोग डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। डोंट फॉरगेट जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई थी लाइव सेशन में, उन्हें भी मत भूलना। एंड आई एम श्योर यू आर गुड टू गो। सो नाउ बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू नो कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। सो मुझे अगले दिन डेफिनेटली बताना आकर कि आपका जो एग्जाम है वो कैसा गया। सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।